गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे आपके टाइम ऑफ सप्लाई के। बेटा हमने सर्विसेज के तो हमने गुड्स के तो क्वेश्चंस बेटा कर लिए थे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के। आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के। और बेटा अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओ। ये है बेटा पेज आपका 5.28, इलस्ट्रेशन 5। उसने कहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 6 मई को बुकिंग ऑफ अ कन्वेंशन हॉल, सम अग्रीड 15,000, एडवांस ऑफ 3,000 रिसीव्ड। अब ध्यान से सुनना बेटा। बेटा 6 मई को आपने कोई कन्वेंशन हॉल क्या करवाया, बुक। पैसा जो तय हुआ है वो 15,000 रुपये तय हुआ है और आपने 3,000 रुपये सप्लायर को दे दिया है। अब सुनो, एडवांस में बेटा एडवांस 1,000 रुपये से ज़्यादा का है। याद है कल हमने किया था, एडवांस 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा का है। अगर एडवांस 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा का है ना, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई आर पे आएगा। और अगर 1,000 रुपये से कम का है तो टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस पे आएगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ, यहाँ पर 3,000 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो टाइम ऑफ सप्लाई आर पे आएगा। मतलब 3,000 के लिए तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 6 में। 3,000 रुपये के एडवांस के लिए तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 6 में, मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट। फिर 15 सितंबर को फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशन हॉल। पता है बेटा ये क्या हो गया, ये सी हो गया। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, किस दिन सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, 15 सितंबर को सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, तो ये सी बन गया। 27 अक्टूबर को इनवॉइस इशूड फॉर 15,000। 27 अक्टूबर को आपने 15,000 रुपये का इनवॉइस इशू करा, इंडिकेटिंग बैलेंस ऑफ 12,000 रुपये पेबल। तो 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये तो आप एडवांस दे चुके थे, बचा कितना, 12,000 रुपये। अब एक बार बेटा याद करो, फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस क्या कहता था, आपको इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इशू करना ही करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जरा चेक करना यहाँ पर बेटा 30 डेज में इशू हुआ या नहीं। 15 सितंबर को कंप्लीशन हुआ था और इनवॉइस इशू किया 27 अक्टूबर को, तो काउंट करो, सितंबर के तो हो गए 15 दिन और अक्टूबर के 27, 42 डेज बाद आपने ये इनवॉइस क्या करा, इशू, मतलब मोर देन 30 डेज। और बेटा अगर आपने इनवॉइस 30 डेज के बियॉन्ड किया है तो उस केस में बेटा इनवॉइस की डेट फिर इररेलेवेंट हो जाती है। तो सी और आर, विच एवर इज अर्लियर। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? चलो आ जाओ करते हैं इसे। बेटा इसमें भी ना याद रखना, इस क्वेश्चन में भी 2 टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। कितने टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे बेटा? 2। क्यों 2? क्योंकि बेटा पेमेंट्स अलग अलग मिली है ना। 3,000 रुपये तो एडवांस में दे दिया था, 12,000 आपने बाद में जाके दिया है। तो मुझे ना पहले टाइम ऑफ सप्लाई बताना एडवांस के लिए। एडवांस ऑफ ₹3,000, तो इसमें लिखोगे सिंस एडवांस रिसीव्ड इज इन एक्सेस ऑफ ₹1,000, therefore time of supply will be date of receipt of advance। टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। और किस दिन बेटा एडवांस मिला था? 6 मई को। तो टाइम ऑफ सप्लाई 3,000 रुपये का तो आ गया 6 मई। बात बताओ बेटा, समझ आई? अगर 1,000 रुपये से कम का होता तो आई पे आता इनवॉइस, आई पे आता टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तो हो गया बेटा 3,000 रुपये के एडवांस का। अब बताओ 15,000 रुपये का बिल था जिसमें से 3,000 रुपये तो आपने पहले ही दे दिया था, उसका हो गया। बैलेंस बचा हुआ कितना? 12,000। अब मुझे इसका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई बताना। मेरे को बताओ,
15 सितंबर को सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, मतलब आपको इनवॉइस 30 डेज के अंदर अंदर इश्यू करना था. इनवॉइस मस्ट हैव बीन इश्यूड. इनवॉइस मस्ट हैव बीन इश्यूड विदिन 30 days of completion of service. तो जिस दिन सर्विस दी गई है, कंप्लीट हुई है, उससे 30 डेज के अंदर अंदर, दैट इज. अच्छा बेटा, अगर मैं 15 सितंबर में 30 डेज ऐड करूं तो 15 दिन तो सितंबर के हो गए और 15 दिन अक्टूबर के हो गए, मतलब इनवॉइस 15 अक्टूबर तक आपको इशू करना था. ठीक है, फिर लिखो सिंस invoice has been issued after expiry of 30 days, therefore time of supply will be. बेटा उस केस में ना इनवॉइस की डेट बेटा इररिलेवेंट हो जाती है, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यानी सी. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यानी सी. कितना बेटा, कौन सी डेट है? 15 सितंबर. और डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई. बेटा बताओ ये 12,000 कब रिसीव हुआ था? 3 नवंबर, है ना? दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. तो बताओ बेटा टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आएगा? बताओ. 15 सितंबर पे. अर्लियर 15 सितंबर है. लो बच्चे, कॉपी कर लो बेटा. मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको. तो बेटा 3,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया 6 में, और बचे हुए 12,000 का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा 15 सितंबर. करें एक और. चलो बेटा आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं. बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखो. Investigation shows that ABC and company carried out service of cleaning and repairs of tanks in an apartment complex for which apartment owners association showed a payment in cash on 4th April to them against work of this description. The dates of the work are not clear from the records of ABC and company. ABC and company have not issued invoice or entered the payment in their books of accounts. बेटा अपना अगर आपको कल फॉरवर्ड चार्ज याद हो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, तो मैंने बेटा आपको बताया था कि फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो आपको ना मेन 3 चीज़ें चाहिए बेटा. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. 3 चीजें आपको चाहिए. अब नोटिस करो, द डेट्स ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी. मतलब सर्विस कब प्रोवाइड करी गई कुछ नहीं पता, तो सी तो हमें पता ही नहीं. एबीसी एंड कंपनी हैव नॉट इश्यूड इनवॉइस, इनवॉइस भी इशू नहीं करा, और एंटर्ड पेमेंट इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बेटा रिसिप्ट का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि नोटिस करना यहाँ पर पेमेंट बेटा कैश में करी गई है, कैश में करी गई है. कैश के केस में बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं होगी ना बेटा. डेट ऑफ रिसिप्ट किसको मानते हो आप मुझे बताओ? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. अब कैश में पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट में तो एंट्री हुई नहीं होगी, तो कौन सा लोगे? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर, लेकिन पेमेंट को बेटा बुक्स में एंटर करा ही नहीं करा है. मतलब
ना बेटा आपके पास सी है, ना आई है, ना आर है। पहले बताओ बेटा, सबको क्लियर हुआ? तो उस केस में बेटा मैंने आपको कल कहा था, अगर ये चीज़ें आपको गिवन नहीं है ना, अगर ये सब चीज़ें गिवन आपको नहीं है और आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। बेटा फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर के हिसाब से नहीं देखेंगे, फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के हिसाब से देखेंगे। भाई सप्लायर ने तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना पेमेंट की एंट्री कर रखी है, ना सर्विस की एंट्री कर रखी है, ना इनवॉइस इशू करा है, तो फिर सप्लायर को क्यों देखना बेटा? फिर किसको देखो? रेसिपिएंट को देखो। रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री कब करी है? अब ये देखो बेटा, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन हमारा बेटा रेसिपिएंट है, उसने अपनी बुक्स में बेटा एंट्री शो करी है 4 अप्रैल को शो करी है बेटा, तो यही 4 अप्रैल बेटा आपका क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखना एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 if date of completion of service, comma, date of issue of invoice, and date of receipt of payment, is not given, then time of supply will be date of entry of service in books of अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। बेटा फिर सप्लायर को देखने की जरूरत नहीं है, फिर किसको देखो बेटा? रेसिपिएंट को देखो। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, पता ना, रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री बेटा कब करी थी? 4 अप्रैल को, तो यही 4 अप्रैल बेटा आपका क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। यही 4 अप्रैल आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? पक्का ना बेटा? सी गिवन है, ना आई गिवन है, ना आर गिवन है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा सप्लायर को देखने की जरूरत ही क्या है? फिर किसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालो बेटा? रेसिपिएंट के हिसाब से निकालो। रेसिपिएंट ने देखो अपनी बुक्स में एंट्री कब करी है, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री करी है उसी को माना जाएगा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। पक्का? चलो अब आओ बेटा, इलस्ट्रेशन 6 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, देखना। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। Assume that service being supplied is taxable under reverse charge। तो बेटा रिवर्स चार्ज का केस है सर्विस का, ठीक है, गुड्स का नहीं, सर्विस का। May 4 the supplier of service issues invoice for service provided, there is a dispute about amount payable and payment is delayed। तो बेटा May 4 हो गई आई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगस्त 21 पेमेंट मेड टू द सप्लायर, मतलब पेमेंट की डेट, बेटा अब याद है आपको रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होता था बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट पी और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज, आई प्लस 61 विच एवर इज अर्लियर। तो करो बेटा सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 7, टाइम ऑफ सप्लाई in case of reverse charge shall be date of payment यानी P। बेटा डेट ऑफ पेमेंट क्या है P? 21 अगस्त, 21 अगस्त और I प्लस 61, तो डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। जरा काउंट करें बेटे, ध्यान से करना जरा काउंट। बेटा May 4 में 61 डेज ऐड करेंगे जरा May 4 में, तो 27 दिन तो मई के बचे हुए। मई के बाद कौन सा आया बेटा? जून। 30 दिन जून के, तो जून भी खत्म हो गया। बचे 4 दिन, वो जुलाई के आ गए, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, बेटा क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर, 4 जुलाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आपका 4 जुलाई आ जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई आपका 4 जुलाई। लो बेटा, सॉरी, हाँ 4 जुलाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई आपका 4 जुलाई। क्लियर हुआ बेटा सबको? लो बच्चे कॉपी करो बेटा, फिर एक और करते हैं। याद आ रहे हैं बेटा प्रोविजन सबको? आओ मेरे साथ साथ। अब आओ अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। May 4, a German company issues email informing its associated company ABC Limited of the cost of technical services provided to it. July 2, ABC Limited transfers the amount to the account of German company. याद आता है बेटा? रिवर्स चार्ज में हमने कल 2 केस किए थे। पहला था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो बेटा हम हैं एबीसी लिमिटेड और हमने अपनी एसोसिएटेड कंपनी से, जो कि एक जर्मन कंपनी है, उससे टेक्निकल सर्विसेज क्या करवाई हैं? इंपोर्ट। रिवर्स चार्ज में आएगा बेटा ये। और इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है, लिखो जरा मेरे साथ साथ, in case of import of services from an associated enterprise located outside India. In case of import of services from an associated enterprise located outside India, comma, time of supply will be, time of supply will be। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में? अगर आपको याद हो, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट करी है वो दे रखा है बेटा आपको 2 जुलाई। एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर्स द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ जर्मन कंपनी, 2 जुलाई डेट ऑफ पेमेंट। और बेटा याद है क्या होता था? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस बेटा, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस, date of entry of service in books of accounts of recipient। और recipient कौन है? ABC लिमिटेड।
अब बेटे इसे एक बात नोटिस करना, जरा एक बात नोटिस करना बेटे, May 4 देखना, May 4, अ जर्मन कंपनी इश्यूज ईमेल informing its associated company ABC Limited of the cost of technical services provided to it। बेटा 4 मई को ना जो हमारी एसोसिएटेड कंपनी थी जो जर्मनी में बेटा लोकेटेड है, उसने इशू करा एक ईमेल, ठीक है। उसमें उसने क्या लिखा कि हमने आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, और उन टेक्निकल सर्विसेज की ये कॉस्ट बनती है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, हमें ये नहीं बताया कि रेसिपिएंट ने यानी एबीसी लिमिटेड ने उस सर्विस को रिसीव करने की एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब करी है, वो हमें बताया ही नहीं बेटा। बस इतना पता है 4 मई को कि एक ईमेल आया है जर्मन कंपनी की तरफ से कि हमने आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उसकी ये कॉस्ट बनती है, लेकिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री कब रिकॉर्ड करी वो गिवन नहीं है। तो बेटा फिर इस केस में तो कोई दिक्कत ही ना, वैसे होता था विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इसमें सेकंड चीज तो है ही नहीं। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई पहले वाले को ही मान लो, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी वही सेम बेटा 2 जुलाई, डेट ही एक है, उसी को मान लो टाइम ऑफ सप्लाई। लो बेटा कॉपी करो। फिर बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पीछे बेटा वो करना शुरू करेंगे। हो गया सबका? चलाओ। टेंथ बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से बेटा ध्यान से। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस assuming that GST is payable under reverse charge। तो सर्विस का केस है रिवर्स चार्ज का। बेटा आपको ये काफ़ी सारे केसेस दे रखे हैं। डेट ऑफ पेमेंट दे रखी है आपको, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको दे रखी है। और बेटा आपको पता है अच्छी तरह रिवर्स चार्ज के केस में बेटे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सर्विसेज के केस में, बेटा डेट ऑफ पेमेंट और I+61 विच एवर इज अर्लियर। तो चलो एक काम करो, कुछ कॉलम्स बेटा बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, और मेरे साथ साथ कॉलम्स बनाओ। बेटा पहला कॉलम बनाओ डेट ऑफ पेमेंट का, पहला कॉलम डेट ऑफ पेमेंट का। फिर बनाओ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का। फिर बनाओ डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज का। और बस एक और बना लो टाइम ऑफ सप्लाई का। 4 कॉलम्स बना लो बेटा, बहुत है। करना शुरू करें बेटा पहले, चलो आ जाओ। बेटा पहली पेमेंट हुई है 10 अगस्त को, ठीक है। फिर डेट ऑफ इनवॉइस है 29 जून। एक काम करो बेटा 29 जून में 61 डेज ऐड करो, तो जून का तो हो गया 1 दिन, ठीक है। जून के बाद जुलाई के 31 दिन हो गए 32। 29 दिन आ रहे हैं बेटा अगस्त में, तो 29 अगस्त हो जाती है। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट और I+61 विच एवर इज अर्लियर। तो 10 अगस्त आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगले पे आ जाओ। फिर से पेमेंट 10 अगस्त को है। अब आपने इनवॉइस इशू करा 1 जून को, चलो 1 जून में 61 डेज ऐड करो। जून में अभी कितने दिन और बचे हैं, 29 डेज और बचे हैं। फिर जुलाई के 31 हो गए 60। 1 अगस्त आ रही है बेटा, I+61 1 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10 अगस्त और 1 अगस्त, दोनों में से जो भी
अर्लियर है 1 अगस्त। ठीक है, फिर तीसरा, पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन सितंबर 1। तो बेटा पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, तो हर इंस्टॉलमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई अलग आएगा। 2 पेमेंट से लिखना अलग अलग, 30 जून और 1 सितंबर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड है। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे बताओ डेट ऑफ इनवॉइस है 29 जून, तो 29 जून में 61 डेज ऐड करूं तो 29 अगस्त आ जाता है ना। अब सुनो, दोनों का अलग अलग करना बेटा। पहले इसे देखो, 30 जून और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। 30 जून, तो एक तो ये आ गया, फिर दूसरा 1 सितंबर और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, तो इसका 29 अगस्त आ गया, जो भी अर्लियर है बेटा, है ना। 2 किश्तों में मिलेंगी तो बेटा 2 टाइम ऑफ सप्लाई आएंगे। फिर 4, फोर्थ पॉइंट में पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन जून 28 एंड डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ऑन जून 30। दोनों में से अर्लियर वाला लोगे 28 जून, जो भी अर्लियर होगा। ठीक है, फिर जून 1 है इनवॉइस की डेट, इसमें 61 डेज ऐड करो। ये देखो 1 जून में 61 डेज ऐड करके 1 अगस्त आया था, तो 28 जून और 1 अगस्त विच एवर इज लेस, तो 28 जून लेस आ जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, सॉरी। फिर 5th, पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन जून 30 एंड डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ऑन जून 26, विच एवर इज अर्लियर, 26 जून। इनवॉइस की डेट 29 जून, 29 जून में ऐड करो 61 डेज, 29 अगस्त आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई 26 जून और 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, तो 26 जून आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। लो, सिंपल सा केस था बेटा रिवर्स चार्ज का। पेमेंट की डेट और इनवॉइस प्लस 61 डेज, विच एवर इज अर्लियर। हो गया बेटा, समझ आया सबको? आ जाओ बेटा, एक और करते हैं। 11th क्वेश्चन, Kabira Industries Limited engaged the services of a transporter for road transport of a consignment on 17 June and made advance payment for the transport on the same date, that is 17 June. However, consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 20th July. Invoice was received from the transporter on 22nd July. What is the time of supply of transporter service? Note, transporter service is taxable under reverse charge. तो बेटा आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है नहीं आती है। तो बेटा अभी हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, आगे आप लोग पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपकी रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल करती हैं। तो वो चीज़ें हम बेटा अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है हमने। और बेटा 11th, रिवर्स चार्ज का केस है। अच्छा, रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज विल बी, क्या होगा बेटा? डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट और डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। चलो बेटा आओ जरा क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ बेटा पेमेंट की डेट क्या है। पढ़ो एक बार। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सर्विसेज ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून, मेड एडवांस पेमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट। तो बेटा पेमेंट आपने 17 जून को ही कर दी है एडवांस में, 17 जून। ठीक है,
और इश्यू ऑफ इनवॉइस बेटा लास्ट में दे रखा है 22 जुलाई। तो क्या करोगे, 22 जुलाई प्लस 61 डेज। तो 22 जुलाई में ऐड करें बेटा, मेरे को बताओ जुलाई में अभी कितने दिन बचे हुए हैं, 9 दिन। तो 9 दिन जुलाई के, ठीक है। फिर आता है जुलाई के बाद अगस्त, 21 दिन अगस्त के, 40, तो बचे 21 डेज सितंबर के, तो 21 सितंबर। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कौन सी बेटा, 17 जून। यह आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लो, पक्का बेटा समझ आया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक बचे? करें एक और क्वेश्चन। देखो बेटा 12th, Raju Private Limited receives order and advance payment on 5th Jan for carrying out an architectural design job. It delivers the designs on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at that time and it is issued much later after the expiry of the prescribed period for the issue of invoice. When is the time of supply of service? तो बेटा मुझे एक बात का जरा जवाब देना, मुझे एक बात का जवाब देना। उन्होंने साफ साफ एक बात कही है, इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर अंदर इशू नहीं हुआ। बेटा टाइम लिमिट क्या थी, 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है, और उन्होंने साफ कह दिया है टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं हुआ है, उसके बाद इशू हुआ है। तो उस केस में बेटा इनवॉइस की डेट तो इररेलेवेंट हो गई ना, फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा आ जाओ यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12 लिखना, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, as per section 13 subsection 2, if invoice is not issued within time limit specified under section 31 subsection 2, that is 30 days, then that is 30 days, then time of supply will be, क्या होगा बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। दोनों में से जो भी बेटा क्या है, अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो चलो बताओ बेटा, मेरे को बताओगे बेटा सर्विस कब कंप्लीट हुई। देखो उसने कहा है इट डिलीवर्स द डिजाइन्स ऑन 23rd अप्रैल, मतलब सर्विस 23rd अप्रैल को कंप्लीट हो गई और पेमेंट रिसीव तो एडवांस में ही हो गई थी 5th जैन। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई 5th जैन हो जाएगा, सिंपल सा था। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 5th जैन। लो बेटा, ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल से हैं बेटा प्रोविजंस, बस ध्यान रखने आपको टाइम ऑफ सप्लाई के। क्लियर है बेटा सबको? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटे।
और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा, 16th देखो, a firm of advocates issues invoice for service to ABC Limited on 17th Feb. The payment is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, company's case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which firm is billing the company. ठीक है, the dispute drags on and finally the payment is made on 3rd November. Identify the time of supply of legal service. Legal services are taxable on reverse charge basis. बेटा legal services भी reverse charge में आती है, सब पढ़ेंगे बेटा अभी आगे, ये चीजें पढ़नी है अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 16, तो बेटा रिवर्स चार्ज का केस है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई of services in case of reverse charge will be, क्या होता है बेटा, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट और I प्लस 61, यानी डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61 डेज, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। चलो कॉपी करो बेटा। चलो बेटा बताओ पेमेंट कब हुई है? पेमेंट हुई है 3rd नवंबर को, पेमेंट हुई है बेटा 3rd नवंबर को, 3rd नवंबर। अच्छा बेटा इनवॉइस कब इशू हुआ है? 17 फेब है ना, 17 फेब को इशू हुआ है। एक काम करो बच्चे, 17 फेब में 61 डेज ऐड करो, फेब के 11 दिन अभी और है, फिर मार्च 31 दिन, 42 हो गए, माइनस 61, 19 अप्रैल बेटा, 19 अप्रैल। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, कौन सा अर्लियर आ रहा है? 19 अप्रैल। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 19 अप्रैल। लो बेटा सिंपल से बेटा क्वेश्चंस, टाइम ऑफ सप्लाई आपका 19 अप्रैल आ गया, ठीक है। कर लो बेटा, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा आपका। करें, आ जाओ बेटा, देखो लास्ट क्वेश्चन 17th। Modern security company provides services of testing of electronic devices. In one case, it tested a batch of services on 4th and 5th September but could not raise invoice till 19th November because of some dispute about the condition of the devices on return. The payment was made in December. What is the method to fix the time of supply of service? बेटा फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस अप्लाई करके चलना। क्या होता है इस केस में बेटे? इनवॉइस आपको 30 डेज के अंदर अंदर इशू करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और बेटा सर्विस दी गई है 4th को और 5th को, तो कंप्लीट तो 5th को ही मानी जाएंगी ना जब पूरी दी गई। तो 5th से 30 डेज अगर मैं काउंट करूं तो ये आता है 25 दिन सितंबर के और 5 दिन अक्टूबर के, मतलब 5th अक्टूबर तक आपको बेटे इनवॉइस इशू करना था, लेकिन आपने इनवॉइस इशू करा 19 नवंबर को, मतलब 30 डेज के बाद इशू कराए, तो बेटा इनवॉइस की डेट तो इररेलेवेंट हो जाती है। उस केस में क्या होगा? कंप्लीशन की डेट 5 सितंबर और पेमेंट की डेट, रिसिप्ट की डेट दिसंबर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो 5 सितंबर हो जाएगा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एज पर section 13 subsection 2, if invoice is not issued within time
prescribed under section, within time prescribed under section beta 31 subsection 2, that is 30 days. Then time of supply will be, उस केस में बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यानी सी, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। बेटा सर्विस कब कंप्लीट हुई है, 5 सितंबर, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और पेमेंट बेटा रिसीव हुई है दिसंबर में, डेट तो नहीं बता रखी है लेकिन दिसंबर में हुई है, समवेयर इन दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर आ रहा है बेटा, 5 सितंबर, तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 5 सितंबर। लो बेटा सिंपल से थे, बस बेटा रूल्स आपको ध्यान रखने हैं अपने, वो थोड़े याद करने वाले हैं बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई आपका आ गया 5 सितंबर। लो बेटा क्लियर हुआ बेटा सबको, पक्का। बेटा आपका चैप्टर हमारा खत्म हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, कल से बेटा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से सारे प्रोविजंस बेटा इस चैप्टर के क्लियर हुए सबको। चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।